चलिए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतीश पांडे एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस 50 क्वेश्चंस बेसिकली ऑफ सीपीसीबी प्रीवियस ईयर एग्जाम 2022 में जो साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए बेसिकली, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें मत जाना, ये टाइपिंग एरर है। साइंटिस्ट बी की जो पोस्ट थी इन 2022 उस पेपर को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया लेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं और किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए, किस तरीके से, हाउ यू कैन प्लान योर स्टडीज, हाउ कैन यू टेक मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम, सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी मेक इट वेरी क्लियर दैट योरपीडिया इज लीडिंग प्लेटफॉर्म इन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम्स। कई सारे हमारे मॉड्यूल्स हैं डिफरेंट स्टेट्स के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम्स के, and they have been very successful. Lot of guys have been taking advantage and been successful. So yourpedia आपका स्वागत करता है. If you want to register with us, if you want to start your preparation as soon as possible, जो Google form है description link में, that you can fill और our representatives will reach to you. चलिए, starting with this first question. 50 क्वेश्चन टोटल है इसमें, ये पूरे पेपर में 50 ही क्वेश्चन आते हैं. तो starting with this first question. इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. बोला गया है स्टडी द टेबल बिलो. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू रिगार्डिंग द प्रोमिनेंट केमिकल स्पीसीज बीइंग प्रेजेंट इन डिफरेंट स्ट्रेटा लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर से मिलकर बना हुआ है, आपको पता है, स्टार्टिंग विद ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मीजोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर. तो ये अलग अलग जो लेवल्स हैं या स्ट्रेटा है, उनमें बोल रहा है कि किसमें क्या प्रेजेंट है. तो स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन बोला है, बिल्कुल सही बात है. ये जो क्वेश्चन है ये MSQ का क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल मल्टीपल सेलेक्ट नहीं है, ये तो ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट. पर इसमें कहने का मतलब मेरा, इस जो पेपर है इसमें MCQs एंड MSQs बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर. तो ये मैंने गलती कर दी, मुझे बोल देना चाहिए था टाइपिस्ट को कि इसमें ये भी लिखते चलो, बट चलिए इसमें ये मेंशन नहीं होगा. अदरवाइज इन एग्जाम यू विल बी मेंशन कि ये MCQ है या फिर MSQ है. ठीक है, सो स्ट्रेटोस्फियर ओजोन मिलता है वहाँ पे. ट्रोपोस्फियर जो नीचे वाली लेयर है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% के आसपास, ऑक्सीजन, आर्गन इसमें है नहीं, ऑर्गन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, वाटर वेपर इज देयर. तो ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फियर में मिलती हैं, ये भी बात सही है. मीजोस्फियर में NO+ एंड O2+ मिलता है, ये भी बात सही है. और थर्मोस्फियर में अगेन NO+, O2+, O+, ऑल दीज थिंग्स इन आयनाइज्ड फॉर्म विल बी देयर. तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर? सो आंसर इज बेसिकली, ये टाइपिंग एरर है, दिस इज NO एंड NO2. सो दिस इज NO एंड NO2, ये प्लस प्लस नहीं है. आयनाइजेशन विल बी टेकिंग प्लेस इन थर्मोस्फियर, इसीलिए इसको आयनोस्फीयर भी बोलते हैं. तो ये बेसिकली चारों ही सही है. सो आई विल बी गोइंग विथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल आर करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इनटू अ पॉन्ड सिग्निफिकेंटली enhances algal proliferation due to eutrophication. Which one of the following constituents of sewage was responsible for eutrophication? ये जो eutrophication है, eutrophication means you can say excessive growth of algae in the pond या lakes, जिसकी वजह से धीरे धीरे लेक जो है वो डाई कर जाती है. इट कन्वर्ट्स इनटू प्रैक्टिकली मार्शी लैंड. तो यूट्रोफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लगती है. इसको कई बार इसीलिए एल्गल ब्लूम भी बोलते हैं. अलग अलग तरीके के बोल सकते हो अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अगर इस लेक में आएंगे, एल्गी के न्यूट्रिएंट्स, तो ये यूट्रोफिकेशन होता रहेगा. न्यूट्रिएंट मींस लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट्स, ऑल दीज थिंग्स. अब यहाँ पे नाइट्रेट तो है नहीं, अगर नाइट्रेट होता ऑप्शन में तो ये नाइट्रेट में सबसे पहले टिक करता. नाइट्रेट तो है नहीं, देन बाय ऑल दीज ऑप्शंस आई विल बी गोइंग फॉर फॉस्फेट्स. फॉस्फेट जो नेचुरल रन ऑफ है, वहां से रॉक्स वगैरह से डिसइंटीग्रेट करके पानी में घुल के लेक तक पहुंच सकता है. And if this phosphate is there, then this is also nutrient for algae, and because of this, algae growth या proliferation will be taking place, which will be practically leading to eutrophication. So answer is C part. Next question. Slogging is very common in attached growth systems such as trickling filter and rotating biological contractors. बोला गया जो slogging है वो बहुत ही common है. ये MSQ है, बेसिकली मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है. स्लॉगिंग क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा ट्रिकलिंग फिल्टर में. ट्रिकलिंग फिल्टर में एक बायोलॉजिकल लेयर, जिसको मैट लेयर या सिमुज डिके बोलते हो, दैट विल बी अराउंड द पार्टिकल्स के अराउंड एक मैट लेयर बनेगी, सिमुज डिके का फॉर्मेशन होगा, जिसमें ऊपर चूंकि नए नए न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं तो ऊपर फूड की अबंडेंस होगी, जिसकी वजह से फूड और पानी की प्रेजेंस की वजह से वहां पे एरोबिक रिएक्शन चल रही होगी. पर नीचे की लेयर्स में देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड यू कैन से ऑक्सीजन बोथ, दैट्स व्हाई द रिएक्शन विल बी एनारोबिक.
और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बॉटम के लेयर्स हैं वहां पे तो न्यूट्रिएंट पहुंच ही नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन भी नहीं होगी. सो प्रोसेस ऑफ एंडोजेनस रेस्पिरेशन विल स्टार्ट, मींस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर, और जिसकी वजह से दिस बॉन्ड बिटवीन द मीडियम पार्टिकल एंड दिस स्लाइम लेयर will be weakened, और finally because of turbulence offered by the flowing water this will be slogged off, ये निकल जाएगा. तो ये आपने पढ़ा है बायोलॉजिकल यूनिट्स जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, रोटेटरी बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स जिसको बोलते हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर, यहाँ पे ये स्लॉगिंग हो सकती है. दिस स्लॉगिंग इज यू कैन से बाय हाइड्रोलिक लोडिंग रेट HLR, इसीलिए ट्रिकलिंग फिल्टर में हमने HLR इंक्रीज करके स्लॉगिंग के रेट को भी इंक्रीज किया था. ठीक है. सो विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली फिल्स द अबव ब्लैंक, बिकॉज क्या, पहला थिक बायोफिल्म लेयर्स गेट डिटैच्ड ड्यू टू वेट एंड शियर. सही बात है, यही स्लॉगिंग है, जो थिक हो गई बायोफिल्म जिसमें नीचे बॉन्ड्स वीकन हो गए हैं, अब बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस यानी बिकॉज ऑफ शियर ऑफर्ड बाय वाटर एंड यू कैन से वेट ऑफ दीज लेयर्स दे विल बी स्लॉग्ड ऑफ, ये निकल जाएंगे. तो ये बात सही है. इनर्ट सपोर्ट मीडिया एक्सपेल द बायोफिल्म ड्यू टू चार्ज रिवर्सल, ये बकवास बात है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है. बायोफिल्म लेयर क्लोजर टू द सपोर्ट मीडिया लैक सबस्ट्रेट्स एंड ऑक्सीजन, ये सही बात है, वहां पे ऑक्सीजन या सबस्ट्रेट्स न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, जिसकी वजह से एनारोबिक एंड फाइनली द प्रोसेस ऑफ एंडोजेनस रेस्पिरेशन विल बी टेकिंग प्लेस. सच सिस्टम्स अलाउ ओनली फिलामेंटल फंगाई टू ग्रो, ये भी गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. तो आंसर इज ए एज वेल एज सी. इसमें क्या आंसर है? सो ए एंड सी बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर नाउ established as 3 domains of life based on work of Carl Woese, whose work broke the prokaryotic eukaryotic paradigm in microbiology based on 16S RJS1A analyses. ठीक है, क्या एनालाइज करता है? तो अगेन ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है. ये 16SR RNA होना चाहिए, ये लिखा सही नहीं है. दिस शुड बी 16SR RNA, ये इस तरीके से लिखा जाता है. दिस इज 16SR RNA. सो बेसिकली ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम इजाद किया था, टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन किया था. इन्होंने 3 ग्रुप में सारे के सारे सेलुलर लाइफ को, ग्रुप्स बोलना सही नहीं है, डोमेन्स में सारे के सारे सेलुलर लाइफ्स को डिवाइड किया था. सो वन वाज यू कैन से आर्किया, वन वाज बैक्टीरिया एंड वन वाज यूकैरिया. तो इसमें इन्होंने जो कार्ल वूज हैं इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था. तो ये आपको पता होना चाहिए किसमें किसमें डिस्क्राइब किया है. सो इट इज यू कैन से आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियाट्स, ए में इन्होंने डिवाइड किया था. ये सीधा सीधा अगेन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको आता है तो आता है, अदरवाइज नहीं आता है. हालांकि मैं सिविल इंजीनियर हूं, ये मेरा डोमेन है नहीं, पर इसमें आंसर यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th क्वेश्चन. अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज इज, कितना सिंपल क्वेश्चन है. बीओडी ऑफ ग्लूकोज बताना है. कौन सा? अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज बताना है आपको. अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज, अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज, अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज आपको बताना है. अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज इज नथिंग बट इट्स THOD, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, और हम उसको रिएक्शन से निकाल सकते हैं. हमारे पास रिएक्शन है ग्लूकोज वाली. सो ग्लूकोज C6H12O6 with presence of oxygen it will be converting in carbon dioxide plus water. This will be 6 CO2 and 6 H2O. This is the reaction. इस रिएक्शन में अगर आप देखो, so 1 mole of glucose is requiring this is basically 6 mole of oxygen for its complete decomposition. Theoretical oxygen demand क्या है? So it is the amount of oxygen that is required for the complete decomposition of biodegradable organic matter theoretically. या ऑर्गेनिक मैटर में बोलूँ, ऑर्गेनिक मैटर को थ्योरेटिकली डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड बोल रहे हैं. बीओडी क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकली. और अल्टीमेट बीओडी ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज एक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, इसका अल्टीमेट बीओडी मतलब टोटल बीओडी या टोटल ऑर्गेनिक मैटर कितना है इसके अंदर, सो दैट विल बी सिंपली THOD. बीओडी, THOD, ऑल दीज आर मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो इसका अगर आप मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो ऑक्सीजन विल बी 32 और 32 इंटू 6 करो, सो दिस विल बी 96 प्लस 12 करोगे, सो दिस विल बी 108 और 12 छंग 48, 12 छंग 72, 108 प्लस 72 करोगे, सो दिस विल बी 180. तो मैं बोल सकता हूँ कि 180 ग्राम ग्लूकोज को चाहिए 6 इंटू O2. O2 इज अगेन
32 into 32 into 6, so it will be 192. So it requires 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 ग्राम कितने, 1 ग्राम या पर लीटर लिख रहे हैं, 1 ग्राम पर लीटर को कितना चाहिए. सो इट विल बी 192 डिवाइडेड बाई 180 ग्राम पर लीटर. सो इट विल बी स्लाइटली मोर देन 1. ये 1.07 के आसपास आता है. दिस इज ग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली डिकम्पोज दिस ग्लूकोज. तो आंसर विल बी 1.067. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करिए. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. As per National Ambient Air Quality Standards, which one of the following methods of measurement is applicable for measuring sulfur dioxide? अब फिर से ये आपको याद होना चाहिए, CPCB का जो डॉक्यूमेंट है उसमें लिखा गया है अलग अलग चीज़ों को आप कैसे मेजर करते हो. तो मैं लिख के लाया हूँ इसको. जैसे यू कैन से जो PM10 है, PM10 को हम मेजर करते हैं बीटा अटेनुएशन से. बीटा अटेनुएशन से ये नोट्स में मैंने आपको लिखवाया हुआ था ड्यूरिंग क्लास. और PM जो 2.5 है इसको भी हम मेजर करते हैं कैसे, बीटा अटेनुएशन से ही. बीटा अटेनुएशन से ही इसको भी मेजर करते हैं. जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसको मेजर करते हैं हम अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस से. सो फ्लोरोसेंस से हम इसको मेजर करते हैं, अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस से. जो NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सो दिस इज मेजर्ड बाय केमिलुमिनेसेंस, इससे मेजर करते हैं. एंड सेम गोज फॉर NH3. अमोनिया को भी कैसे मेजर करते हैं, केमिलुमिनेसेंस से. जो अमोनिया है, अमोनिया को भी कैसे मेजर करते हैं, सेम केमिलुमिनेसेंस, इससे मेजर करते हैं. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. और कार्बन मोनोऑक्साइड को हम मेजर करते हैं नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, NDIR. इट इज नॉन डिस्पर्सिव इंफ्रारेड, इससे मेजर करते हैं. तो ये आपको पता होना चाहिए. इस बार क्वेश्चन क्या पूछा है इस एग्जाम में कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है, दिस इज SO2, रॉन्ग प्रिंट है, टाइपिंग एरर है. सो SO2 को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, अल्ट्रावायलेट फ्लोरोसेंस से. आंसर शुड बी सी पार्ट. CPCB में जो डॉक्यूमेंट है एयर पोल्यूशन में, जहाँ पे आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह पढ़ा है, नेशनल स्टैंडर्ड एयर क्वालिटी, वो सब से ये क्वेश्चन पूछा गया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, विच वन O3 को UV फोटोमेट्रिक से मेजर करते हैं. ये भी एक लिख लीजिए. ओजोन को O3 को UV फोटोमेट्री से मेजर करते हैं. फोटोमेट्री से मेजर करते हैं. ओजोन को UV फोटोमेट्री से मेजर करते हैं. ठीक है. और बेंजीन को गैस क्रोमैटोग्राफी से. बेंजीन गैस क्रोमैटोग्राफी, ये सब नोट्स में लिखवाया हुआ है मैंने आपको. ठीक है. चलिए, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ मिनरल नेम्स एंड करस्पॉन्डिंग केमिकल फॉर्मूला इज करेक्ट. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है. अगेन ये आपको पता होना चाहिए. तो जो कैलोनाइट होता है, कैलोनाइट, सो कैलोनाइट, ये दीज आर मिनरल्स, दीज आर क्ले मिनरल्स बेसिकली. इलाइट, जिप्सम, कैलोमाइट, डोलोमाइट. सो कायोलमाइट ये स्पेलिंग है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो इट इज बेसिकली यू कैन से Al2Si2O5, Al2Si2O5 और OH का 4. दिस इज कैलमाइट, दिस इज कैलमाइट. ठीक है, कैलमाइट. ठीक है, कैलमाइट. और जिप्सम कैसा होता है, सो जिप्सम तो सबको ही पता है, जिप्सम सबको पता है. दिस इज नथिंग बट हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट, जनरली 2H2O लिखते हैं. ठीक है. और जिप्सम के साथ और क्या पूछा है, डोलोमाइट. तो डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट का यू कैन से खनिज है या ओर है. तो डोलोमाइट शुड बी रिलेटेड विद कैल्शियम कार्बोनेट. सो इट इज कैल्शियम
बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स होते हैं। तो जनरली कैल्शियम कार्बोनेट आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन। तो क्या मैच करोगे? सी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, BOD इज अ मेजर ऑफ, BOD किसका मेजर है? अभी बताया आपको, BOD किसका मेजर है? BOD इज मेजर ऑफ, BOD क्या मेजर है? BOD इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इट इज बेसिकली अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, it is basically amount of oxygen required to decompose the biodegradable organic matter biologically. स्टैंडर्ड BOD लेते हैं, BOD at 20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 days, ये स्टैंडर्ड है, ये भी आपको याद रखना है। अगर कोई बोले BOD, तो BOD का मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट BOD 5 at 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलवेज, ये स्टैंडर्ड BOD है इन इंडिया। सो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, हाँ इसी का मेजर है। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑर्गेनिक मैटर का होगा उतना ज़्यादा उसकी BOD रिक्वायरमेंट होगी, BOD डिमांड होगी, BOD उतनी ज़्यादा होगी उसकी, ठीक है। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय एरोबिक माइक्रोब्स व्हाइल यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, हाँ ऑक्सीजन कितना यूटिलाइज हुआ, एरोबिक माइक्रोब्स ने कितना यूटिलाइज किया, यही है। अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वेस्ट वाटर, नहीं इसको नहीं बता रहा है, ये DO नहीं बता रहा है, कितना DO इज रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर बायोलॉजिकली, ये इसको बता रहा है। अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया ड्यूरिंग इनक्यूबेशन फॉर 5 days एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन है इसमें, स्टैंडर्ड BOD पे ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 केमिकल वेदरिंग का ये क्वेश्चन है, केमिकल वेदरिंग का ये क्वेश्चन है। केमिकल वेदरिंग कैन बी व्यूड एज द रिजल्ट ऑफ the tendency of the rocks, water, air, mineral system to attain equilibrium. Consider the following reactions of silicate mineral. Silicate mineral के ऊपर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो ये अलग अलग रिएक्शंस होती हैं, मैं करेक्ट रिएक्शन लिख दे रहा हूँ तो आप इसको मैच कर लोगे, ठीक है। सो इसमें बेसिकली वैसे ये तीनों ही सही हैं, तो तीनों ही करेक्ट रिएक्शन है। अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन, ऑल दीज 3 रिएक्शंस आर करेक्ट, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिखने वाला था करेक्ट रिएक्शंस, बट ऑल दीज 3 रिएक्शंस आर प्रेजेंट, सॉरी 3 रिएक्शंस आर करेक्ट, ठीक है। दिस इज केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ आयरन सिलिकेट एंड दिस इज केमिकल डिसोल्यूशन ऑफ पोटेशियम सिलिकेट। पोटेशियम सिलिकेट एल्यूमिनेट भी आप बोल सकते हो, या कॉम्प्लेक्स अल्यूमिनो सिलिकेट्स भी इनको बोल सकते हो। तो ये तीनों ही रिएक्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज in a refining tower are methane, gas oil, gasoline and kerosene. The correct order according to their predominance in the temperature zones from hotter to cooler, hot से cool की बात कर रहे हैं, of the distillation column is given by which of the following option. ठीक है, fractional distillation और distillation आपको पता है, distillation is that process जिसके थ्रू हम दो लिक्विड्स जो आपस में मिले हुए हैं उनको सेपरेट करते हैं। अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा है तो डिस्टिलेशन सूटेबल होता है, पर अगर वो जो सब्सटेंसेज हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी पास है तो डिस्टिलेशन सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड कम होती है। तो ऐसे केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर फ्रैक्शनेटिंग टावर हम प्रोवाइड करते हैं टू ऐड इनटू दिस कंडेंसेशन। तो इससे हम अलग अलग सब्सटेंसेज जो कि जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो क्लोज है, दे आर गोइंग टू बी रिमूव्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या निकलता है? तो इसमें सबसे पहले रिफाइनरी गैस निकलता है, मीथेन। ठीक है, सबसे पहले इसमें रिफाइनरी गैस निकलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग सब्सटेंसेज निकलने लगते हैं। रिफाइनरी गैस इसमें पहले निकलेगा मीथेन बेसिकली। सो फर्स्ट मीथेन विल बी ऑब्टेन्ड, देन आफ्टर दैट जो गैसोलीन है जिसको पेट्रोल बोलते हो, सो पेट्रोल इंडिया वगैरह में इसको पेट्रोल बोलते हैं, यूरोप वगैरह में गैसोलीन बोलते हैं। सो पेट्रोल और गैसोलीन विल बी ऑब्टेन्ड। ये ऐसे सब्सटेंसेज है, देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाते जा रहा हूँ। सबसे पहले मीथेन गैस मिल रही है, उसके बाद इसको नेचुरल गैस भी बोल सकते हो, उसके बाद पेट्रोल या गैसोलीन मिल रहा है, फिर नैफ्था मिलता है थर्ड नंबर पे, देयर इज नैफ्था, देन केरोसिन विल बी ऑब्टेन्ड, then kerosene will be obtained, then you can say jet, then kerosene is used in jet fuel, यहीं पे jet fuel भी लिख सकते हो, then diesel will be obtained, then there will be diesel will be obtained, then
इसके बाद 6 नंबर पे फ्यूल ऑयल विल बी ऑब्टेन्ड, फ्यूल ऑयल के बाद 7 नंबर पे लुब्रिकेटिंग ऑयल विल बी ऑब्टेन्ड, लुब्रिकेटिंग ऑयल विल बी ऑब्टेन्ड, एंड फाइनली सबसे लास्ट में बिटुमिन हमको मिलता है जिससे रोड बनाते हैं। तो सबसे लास्ट में बिटुमिन मिलता है। बिटुमिन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। तो ये सारे ही मैंने लिख दिए। अब इसमें आप मैच कर सकते हो, सबसे पहले मीथेन, फिर गैसोलीन, फिर केरोसिन एंड फिर गैस ऑयल। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन क्या है? सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिजल्ट इन फोटोलिसिस ऑफ ओजोन? किससे ओजोन की फोटोलिसिस नहीं होगी? ओजोन की फोटोलिसिस मतलब जो फोटोलिसिस मतलब दैट यू कैन से ब्रेकिंग डाउन ऑफ बॉन्ड्स विच इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ फोटॉन्स या सनलाइट। तो ये कहां पे होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये जो आयनाइजेशन है, जो फोटोलिसिस है, दिस विल बी डन बाय अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज से जो हायर एनर्जी की रेज है, हायर एनर्जी रेज मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से एनर्जी ज्यादा किसकी है? तो जैसे एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, दे कैन ऑल्सो डू दिस फोटोलिसिस। पर वो जो इनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज से कम है, तो वो फिर ये काम नहीं कर पाएंगे। वो कौन से हैं? तो जैसे विजिबल लाइट ये काम नहीं कर पाएगी, या फिर अगर मैं बोलूं तो जैसे यू कैन से जो इंफ्रारेड रेज हैं वो भी ये काम नहीं कर पाएंगी, जो रेडियो वेव्स हैं वो भी ये काम नहीं कर पाएंगी। इन सब की एनर्जी कम है। या जो माइक्रोवेव है वो भी ये काम नहीं कर पाएगी। सो दिस विल बी डन बाय दीज हायर एनर्जी पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यूवी करता है, करा और भी जा सकता है एक्स रेज और गामा रेज की जरिए, पर एक्स रेज एंड गामा रेज आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन द थर्मोस्फीयर इटसेल्फ, इन द आयनाइजेशन ऑफ थर्मोस्फीयर। तो वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। ठीक है, दे आर बीइंग ब्लॉक्ड इन द थर्मोस्फीयर। सो एक्स रेज से हो सकता है, थर्मल नहीं, इससे नहीं होगा, गामा रेज से हो सकता है, और ये अगेन MSQ का क्वेश्चन है। सो ये तीनों ही कर सकते हैं। आंसर शुड बी ऑल 3। अच्छा, कैन नॉट पूछा है, वेरी सॉरी, कैन नॉट पूछा है। और यहाँ पे थर्मल कहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया, गामा कनेक्ट करना था। सो कैन नॉट पूछा है, इट इज आस्क्ड कैन नॉट, तो ये नहीं कर पाएंगे। बाकी ये तीनों ही कर सकते हैं, ऑल दीज 3 कैन डू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब। तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं? जो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ इनकमिंग रेडिएशन है उसको ये नहीं एब्जॉर्ब कर पाती हैं। जो वो रेडिएशन अर्थ से टकराएगी, फिर जो रिटर्निंग बैक लॉन्गर वेवलेंथ, लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी की रेडिएशन है, उसको ये ग्रीन हाउस गैसेज एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जिसकी वजह से हमारे ग्लोब का टेम्परेचर ये बढ़ा रही हैं। सो लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड वार्म्स द एटमॉस्फेयर। क्या एब्जॉर्ब करती हैं? ठीक है, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और एटमॉस्फेयर को वार्म करती हैं। डायरेक्ट सोलर रेडिएशन को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगी। जो सोलर रेडिएशन जो विच इज सप्लाइड बाय अर्थ इनटू द स्पेस, मतलब जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उससे ये काम हो रहा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड वार्म्स द एटमॉस्फेयर नहीं, लॉन्ग वेव रेडिएशन एंड कूल्स द एटमॉस्फेयर नहीं, एटमॉस्फेयर की वार्मिंग होगी, कूलिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13। द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड in the year 1987 to phase out क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को फेज आउट करने के लिए 1987 में, कितना फेमस है ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था। तो ये तो इतना फेमस क्वेश्चन है, ये कोई भी गलत नहीं करेगा मेरे ख्याल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987, यू कैन से to phase out this use of chlorofluorocarbons. These are what? So these are ozone depleting substances, जिनकी वजह से ओजोन होल बन रहा था। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, दिस केम इन विद इफेक्ट फ्रॉम 1990। तो 1987 में ये हुआ है, बट इट केम इन इफेक्ट फ्रॉम 1990। 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन। pKa of only reactive group in water soluble compound is X is 5.5। pKa दे दिया है X का 5.5। ठीक है, बोला गया X माइनस जो है, बोला गया है फ्रॉम डिप्रो क्या लिखा है यार, ये गलत बहुत टाइप कर दिया है, लेट मी चेक इट।
क्वेश्चन नंबर ठीक है, डिप्रोटोनेटेड, ठीक है। सो pKa ऑफ द ओनली रिएक्टिव ग्रुप इन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड X इज 5.5। इसका pKa है, स्केल जैसे pH pOH वैसे pKa दे दिया है। pKa को आप कैसे लिख दोगे? सो इट इज सिंपली माइनस ऑफ लॉग ऑफ x, क्योंकि x का दे रहा है ना, सो सीधे आप लिख सकते हो माइनस ऑफ लॉग ऑफ x। लीव इट अभी। तो आगे पढ़ते हैं। बोला गया फिर x माइनस इज नॉन टॉक्सिक। जो x माइनस है वो नॉन टॉक्सिक है, ठीक है। सो pKa ऑफ x दिस इज गिवन एज 5.5 और x माइनस बोला गया कि ये नॉन टॉक्सिक है, दिस इज नॉन टॉक्सिक, ठीक है। फिर आगे बढ़ा गया प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ x इज टॉक्सिक। जो प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ x है वो टॉक्सिक है एट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 mm एंड अबव। अगर 10 mm या ज्यादा से कॉन्सेंट्रेशन है, m मीन्स मिली, ठीक है, 10 mm से ज्यादा, तो इफ इट बिकम्स टॉक्सिक, मैं बोल सकता हूं कि अगर HX की बात कर रहे हैं, द प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ दिस शुड बी HX। जो प्रोटोनेटेड फॉर्म है, प्रोटोनेटेड फॉर्म ऑफ X इज टॉक्सिक एट कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 10 mm एंड अबव, ठीक है, दैट इज HX ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 mm, ठीक है। सो इफ HX इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 mm है, देन इट बिकम्स टॉक्सिक, तब ये टॉक्सिक बन जा रहा है। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये हेंडरसन हेसल वेल्च इक्वेशन से आप सॉल्व करते हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हेंडरसन हेसल वेल्च इक्वेशन, यहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो pH यू कैन टेक एज pKa प्लस log x माइनस डिवाइडेड बाई HX माइनस। इस तरीके से आप इसको इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा, सारे आपको चेक करने पड़ेंगे, अलग अलग आपको चेक करना पड़ेगा। तो इससे आप रेशियो निकालेंगे, pH की वैल्यू और pKa वैल्यू से ये रेशियोज निकालेंगे, x माइनस डिवाइडेड बाई HX माइनस का रेशियो, और फिर वहां से थ्रेशोल्ड वैल्यू से इसको आप कंपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे एक निकाल के दिखाता हूं मैं, ए पार्ट वाइज आपको करना पड़ेगा, सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। जैसे ए लिखा है कि एन एक्वस सोल्यूशन जिसमें x कितना है 20 mm विल बी नॉन टॉक्सिक एट pH 5.5। तो मैं इसको अगर आपको करके दिखाऊं, अगेन कुछ पार्ट इसमें मेरा नहीं है भाई, ये सारा कुछ मैं नहीं पढ़ाता हूँ, सो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सो इसको मैं एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे अगर pH 5.5 है, ठीक है, और pH बराबर pKa है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये देखो pKa कितना है 5.5, इसके बराबर pH हो गया, तो pH बराबर pKa है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये आई कैन से 1 इज इक्वल टू log x माइनस डिवाइडेड बाई HX माइनस। इसको सॉल्व कर लिया, ये 1 क्यों बल्कि दिस इज 0, सो दिस इज 0 हो गया। तो यहां से मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं कि दिस x माइनस 5.5 ही है ना, सो दिस इज 5.5। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दिस इज pH बराबर pKa है, दोनों 5.5 है, तो ये कट गए। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो x माइनस है डिवाइडेड बाई HX है, दिस कम आउट टू बी 1, ये 1 आ गया, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होगी, तो ये वैल्यू 1 आ गई। यानी इफ अगर x है आपका कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो x कितना है 20 mm, सो इफ x इज 20 mm, तो HX कितना है, दिस इज ऑल्सो 20 mm, ये भी 20 mm आ गया। और 20 मतलब देखो अगर ये वैल्यू 10 mm से ज्यादा है तो टॉक्सिक है, तो 20 है, दिस इज मोर देन 10, तो मतलब ये क्या हो गया, दिस इज टॉक्सिक। ये क्या हो गया, दिस इज टॉक्सिक, ठीक है। देखो सही दिया है इसमें, सो ए में दिया है दिस इज नॉन टॉक्सिक, तो नॉन टॉक्सिक नहीं, ये तो टॉक्सिक है, मतलब ये गलत हो गया, तो ए इज रॉन्ग। ए पार्ट जो है वो यहाँ पे गलत हो गया है। ऐसे ही बी आप सॉल्व करोगे, यहीं पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं मैं। इसमें बोला गया है कि x माइनस 30 है,
व्हाट विल बी, फिर से pH कितना है 5.5, तो pH 5.5 मतलब pKa के बराबर है। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ b में, कि जो x माइनस है डिवाइडेड बाई HX, दिस इज बेसिकली x माइनस डिवाइडेड बाई HX, उस इक्वेशन से दिस इज बेसिकली 1, मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि फिर से pH 5.5 है, pH इज अगेन 5.5, तो यहाँ से निकल के आएगा x माइनस इज इक्वल टू HX, और ये वैल्यू, ये इस इक्वेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो HX है ये कितना निकल के आ गया, सो दिस इज गिवन 30 mm, और ये चूंकि मोर देन 10 है तो अगेन दिस इज टॉक्सिक, चूंकि ये मोर देन 10 है देन दिस इज अगेन टॉक्सिक, दिया गया है टॉक्सिक है कि नहीं, सो विल बी टॉक्सिक, तो बी आंसर आएगा। सी को भी चेक करोगे ऐसे ही तो डी विल अगेन बी कमिंग आउट टू बी टॉक्सिक। यहाँ पे दिया है x बराबर 90 mm और pH 6.5 है, तो pH बराबर pKa प्लस log x डिवाइडेड बाई HX है, ये है हमारी इक्वेशन, माइनस माइनस। तो अब इस बार ये वैल्यू कितनी है, pH की वैल्यू है 6.5, pKa कितना है, गिवन है 5.5 प्लस log x डिवाइडेड बाई HX, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x डिवाइडेड बाई HX, ये जो कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है दिस विल कम आउट टू बी, तो देखो ये इधर जाओगे तो 1 आएगा, तो 1 मतलब log 10 की वैल्यू 1 के बराबर होती, तो ये 10 आ गया, और 10 का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो यू कैन से जो HX है, 10 का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो HX है वो कितना आ गया, x डिवाइडेड बाई 10, और x कितना है, सो x इज 90, तो 90 डिवाइड बाई 10 दैट इज 9, और 9 10 से कम है मतलब ये नॉन टॉक्सिक है, तो ये सही है, सो दिस विल बी डी, आंसर शुड बी बी एंड डी। इसको ये जो दिस इज हेंडरसन और हैजल बैच इक्वेशन है, यहां से सॉल्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन सॉल्व करिए। सो 15th क्वेश्चन, इट इज विच वन और द मोर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनमें से कितने स्टेटमेंट्स हैं बोला गया करेक्ट है इन रेफरेंस टू वाटर पोल्यूशन। सो एक्सपोजर टू एक्सेस नाइट्रेट कैन कॉज ब्लू बेबी डिजीज, यस, अगर नाइट्रेट 45 मिलीग्राम पर लीटर ज्यादा है तो मीथीमोग्लोबिनेमिया या ब्लू बेबी डिजीज होता है। एक्सपोजर टू एक्सेस सल्फेट कैन कॉज डायरिया, यस, ये भी सही बात है, स्पेशली मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हैज लैक्सेटिव इफेक्ट्स, तो ये भी सही बात है। एक्सपोजर टू एक्सेस क्लोराइड कैन कॉज पिंक बेबी सिंड्रोम, गलत बात है। एक्सपोजर टू एक्सेस फॉस्फेट कैन मेक बोन फ्रेजाइल, नहीं, फ्लोराइड एक्सेस में होता है तो बोन लचीली हो जाती है, नॉट यू कैन से एक्सेस फॉस्फेट, तो आंसर इज ए एंड बी बोथ। MSQs भी क्वेश्चंस हैं तो ए एंड बी बोथ आर द आंसर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़िए और आंसर देना है आपको, ठीक है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ गैस जनरेटेड व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट डिकम्पोजेज इन द सैनिटरी लैंडफिल आर मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सही बात है। जब भी एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन, तो उसमें मीथेन सबसे ज्यादा निकलती है 65 to 70% के आसपास, फॉलोड बाई कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अराउंड 30% के आसपास होती है, और बाकी आधा 1% में सारी और गैसेज प्रेजेंट होती हैं, तो दीज टू आर द लार्जेस्ट फ्रैक्शंस, तो ये पहला सही है। फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट द इनिशियल C/N रेशियो ऑफ द वेस्ट शुड बी बिटवीन 26 to 32, तो ठीक है, इसको भी हम सही मान लेंगे। ओके, इसको हमने तो लिखा है 30 और ये बीच में है तो मान लेंगे, ठीक है। फॉर इफेक्टिव कंपोस्टिंग ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द वेस्ट शुड बी बिटवीन 45 to 55%। अब ये मॉइस्चर कंटेंट हमने 45 to 60% लिखा है, तो ठीक है, ये भी रेंज में है, तो मतलब इसमें तीनों ही सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग ये आजकल के टाइम पे कंपोस्टिंग का एक मेथड है जिसमें जो रेड वॉर्म्स होते हैं, रेड वॉर्म्स को हम बेसिकली यूज करते हैं, दीज आर अर्थ वॉर्म्स,
इनसे हम कंपोस्टिंग कराते हैं। दिस इज रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस, जल्दी से ये काम हो जाता है, एंड दिस इज वेरी नीट एंड क्लीन प्रोसेस। मल्चिंग वगैरह में भी हम इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट गार्डनिंग वगैरह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, घरों में भी, गमले वगैरह में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो इसके बारे में हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया है। इट इज़ अ रिलेटिवली फास्टर प्रोसेस एंड टेक्स 24 आवर्स। 24 आवर थोड़ी ना लेगा, अभी भी 1-2 सप्ताह तो लेगा ही लेगा, 2-3 सप्ताह लेगा भैया, 24 आवर्स में नहीं हो जाएगा। 15-20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, इतना टाइम लगता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेस्ट। ड्यूरिंग द पैसेज थ्रू द वर्म्स, यू कैन से elementary canal, the organic matter is converted into simpler humus मतलब खाद मिट्टी, rich material due to the action of the enzymes, you can say secretions and bacteria। तो सही बात है, जब ये जो इनके एलिमेंट्री कनाल से पास करेगा तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस एक्टिविटी। मोस्ट सूटेबल स्पीसीज बोला गया, जो सबसे ज्यादा सूटेबल स्पीसीज है, तो मोस्ट सूटेबल स्पीसीज फॉर वर्मी कंपोस्टिंग इज दिस इज इसेनिया फेटिडा एंड यूडिलस यूजेनिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी सही बात है। ओनली डीप बरोइंग अर्थवॉर्म्स आर यूजफुल, कंपोस्टर सरफेस ड्वेलर्स आर नॉट प्रिफर्ड। वेरी गुड स्टेटमेंट्स अगेन। जो सरफेस पे घूमने वाले अर्थवॉर्म्स हैं वो कम इफेक्टिव होते हैं, जो डीप अर्थवॉर्म्स हैं जो कि ये रिसाइकलिंग कर पाएंगे ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो आंसर इज बी, सी एंड डी, दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीओडी, क्वेश्चन नंबर 18। The COD value in milligram per liter rounded off to nearest integer exerted by a solution containing 15 milligram of glucose is। तो COD वैल्यू पूछा है इन मिलीग्राम पर लीटर राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर एक्सर्टेड बाय अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 मिलीग्राम ग्लूकोज। तो COD मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज आई कैन से कि जो THOD है दैट कैन बी टेकन टू बी COD। अब यहाँ पे जो तरीका है वो COD निकालने का अगर आपको पता है तो उससे, क्योंकि COD तो टाइट्रेशन करके निकाला है, उससे ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। पर अगर आपको ग्लूकोज टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पता है तो आप इसका THOD भी निकाल सकते हो। इफ यू नो द टाइप एंड अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर तो आप थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड भी निकाल सकते हो। प्रैक्टिकली ऑल द ऑर्गेनिक मैटर्स आर नॉट नोन टू अस, उनकी टाइप, उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, बिकॉज दे आर सो मच इन टाइप, दे आर इन्यूमरस, काफी सारे हैं। तो इसकी वजह से हम THOD की बजाय COD निकालना प्रेफर करते हैं, वहाँ पे COD निकालते हैं। तो ये निकाल सकते हैं। अभी रिएक्शन लिखा C6H12O6 plus 6O2, this will be converting into 6CO2 plus 6H2O। तो ये बताया कि 180 ग्राम will be requiring 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम will be requiring 1.07 ग्राम या 1 ग्राम पर लीटर लिख दो, जिसमें भी ये ग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, यूनिट दोनों साइड सेम ही होगी। सो 1 मिलीग्राम पर लीटर will be requiring this much 1.07 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कितना है? 15 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको कितना चाहिए? सो 15 मिलीग्राम पर लीटर विल बी रिक्वायरिंग 1.07 इंटू 15 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 15 को 7% बढ़ाना है। तो 15 7 105, 16.5 हो गया। सो आंसर शुड बी 16.5 मिलीग्राम पर लीटर, 16.5 मिलीग्राम पर लीटर, 16.05 इनफैक्ट आएगा। सो आंसर विल बी 16। 18 के बाद 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन, so tiny solids and liquid particles suspended in the atmosphere are called aerosols। ठीक है, these particles are important to scientists because they can affect climate, weather and people's health। ठीक बात है। Specifically aerosols affect climate by scattering sunlight back into space and cooling the surface area। ठीक बात है। Aerosol optical depth AOD is an accepted measure of aerosols, example urban haze, smoke particles, desert dust, sea salt, etc. Considering that optical depth OD is the natural logarithmic of the ratio of incident or transmitted radiant power through a material, AOD is measure of extinction of the solar beam by the aerosol particles. Therefore, AOD tells us how much direct sunlight is prevented from reaching the ground by these aerosol particles based on above
विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इन्होंने तो पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया, तो अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप पढ़ के लिख सकते हो। देखो एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ एक मेजर है कि कितना डायरेक्ट सनलाइट प्रिवेंट हो गई फ्रॉम रीचिंग टू द ग्राउंड। तो एरोसोल पार्टिकल्स ने कितनी डायरेक्ट सनलाइट को प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम रीचिंग टू द ग्राउंड, इसका एक मेजर है एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ। ऑप्टिकल डेप्थ मतलब विद रिस्पेक्ट टू लाइट, ऑप्टिकल डेप्थ कितनी डेप्थ है एरोसोल की, मतलब कितने पार्टिकल्स हैं या कितनी लाइट को ये नीचे पहुंचने से प्रिवेंट कर दे रहे हैं। इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये नेचुरल लॉग रेशियो होता है इंसिडेंट टू ट्रांसमिटेड, जो यू कैन से इंसिडेंट एंड ट्रांसमिटेड जो रेडिएंट पावर होती है उसका ये रेशियो होता है। तो सब कुछ इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। ऑप्शंस आपको बताने हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो एओडी देखो अभी बताया कि एओडी है क्या, सो इट इज नथिंग बट ln जो भी इंसिडेंट पावर है डिवाइडेड बाय जो भी रिफ्लेक्टेड पावर है, दिस इज द रेशियो। और दो चीज़ों का रेशियो हमेशा ही डायमेंशनलेस होगा, तो इट इज गोइंग टू, ये कट जाएगा ना, दिस इज कांस्टेंट, ये डायमेंशनलेस है, तो ये आंसर डी शुड बी करेक्ट, ये एओडी इज डायमेंशनलेस। बाकी में सब में यूनिट्स दी गई हैं, दे आर ऑल इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं भी आता तो अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा है, यूनिट की अंडरस्टैंडिंग है, तो भी आप इसको करके आ जाते। 20th क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग, अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट। जो अल्टीमेट, हमने दो एनालिसिस किया है क्लास में, अल्टीमेट एनालिसिस एंड प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ये दोनों हमने किए हुए हैं। तो बोला गया अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन CHNOP, सही बात है, ये लिखा हुआ है नोट्स में आपके। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल कंबस्टिबल मैटर, फिक्स कार्बन एंड एश कंटेंट, बिल्कुल सही बात है, सेम नोट से स्टेटमेंट लिखा हुआ है। अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कैलोरीफिक वैल्यू, नहीं C/N रेशियो, फील्ड कैपेसिटी एंड मेटल कंटेंट। तो बताइए थर्ड स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये गलत बात है, ये सब चीजें अल्टीमेट एनालिसिस से हमने नहीं निकाली हैं, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू, C/N रेशियो, फील्ड कैपेसिटी, मेटल कंटेंट, सॉरी दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, ये तो अल्टीमेट एनालिसिस में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हमने निकाला था, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इसमें थर्ड एंड फोर्थ गलत है और फर्स्ट एंड सेकंड सही है, सो 1 and 2 आर करेक्ट, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैज एन ऑटोमेटिक एयर मॉनिटरिंग स्टेशन एट द ITO इंटरसेक्शन इन दिल्ली, ठीक है, विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर नॉट मॉनिटर्ड एट दिस स्टेशन। इस स्टेशन पे कौन से पॉल्यूटेंट्स को मॉनिटर नहीं किया गया है? तो फिर से ये इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने ओजोन को नहीं मॉनिटर किया है, अगेन पता है तो पता है। रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर मॉनिटर किया है, फैकल कॉलीफॉर्म हमने मॉनिटर किया है, और सॉरी फैकल कॉलीफॉर्म को हमने नहीं मॉनिटर किया है, फैकल कॉलीफॉर्म, ओजोन को हमने मॉनिटर किया है। फैकल कॉलीफॉर्म क्या है? सो दे विल बी जनरली प्रेजेंट इन वाटर, फैकल कॉलीफॉर्म भी हमने यहाँ पे मेजर नहीं किया है, सो आंसर शुड बी सी, सॉरी सी बोल रहा हूँ मैं, बी। ओजोन को मेजर किया है, SPM सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर को मेजर किया है, रेस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, देखो ये कुछ अलग ही सा है भी फैकल कॉलीफॉर्म, जनरली ये वाटर, वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है। फैकल मतलब मल मूत्र जिसको आप बोलते हो, तो मल में जो कॉलीफॉर्म है, जो बैक्टीरिया है, उसको यहाँ पे नहीं मेजर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन, IS कोड मेंशन कर दिया है 10500/2012, विच इज कोड फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज। अमंग अदर रिक्वायरमेंट्स द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आयरन इज 0.3 मिलीग्राम पर लीटर एंड मैग्नीज इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर इन ड्रिंकिंग वाटर, लिमिट भी दे दिया। एडिशनली टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीज एंड आयरन कैन नॉट एक्सीड 0.3 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर दैट इज डीम्ड फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये भी इंफॉर्मेशन दे दिया। अज्यूमिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स other than relating to Fe and Mn are compiled, which one of the following water samples is drinkable? कौन सा पानी का सैंपल है जो ड्रिंकेबल है? तो ड्रिंकेबल, इतना आसान क्वेश्चन तो पूछना नहीं चाहिए इनको फिलहाल। ड्रिंकेबल कौन सा है जिसमें आयरन 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो और मैग्नीज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो। लिमिट्स भी दे दी है, अगर लिमिट्स नहीं होती तो और बेहतर होता और डिफिकल्ट बन जाता ना। तो 0.1 एंड 0.3 मिलीग्राम पर लीटर से जो कम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर सैंपल्स इज ड्रिंकेबल, कौन सा ड्रिंकेबल है ये पूछा गया है। और ये भी बोला गया है कि टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड मैग्नीज कैन नॉट एक्सीड 0.3 मिलीग्राम पर लीटर इन वाटर। सो 0.1 मिलीग्राम एंड मैग्नीज दिया है 0.05 मिलीग्राम पर लीटर, दिस इज ड्रिंकेबल।
अच्छा ये ग्राम में दिया है, ये भी एक चक्कर है, ठीक है। तो ये 0.00 इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे तो दिस विल बी 0.25 ग्राम पर लीटर एंड दिस विल बी 0.06 ग्राम पर लीटर। तो पहला तो फिट फॉर ड्रिंकिंग है और 0.25 में अगर 0.06 ऐड करोगे तो 0.31 को एक्सीड 0.3 को एक्सीड कर जा रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन भी 0.3 ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना, सो ये नहीं होगा। 0.25 मिलीग्राम पर लीटर एंड 0.09 मिलीग्राम पर लीटर, 0.25 एंड 0.09, तो ये अगेन 0.30 को एक्सीड कर जा रहा है कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। Fe इज 0.1 मिलीग्राम पर लीटर एंड Mn इज 0.05 ग्राम पर लीटर दे दिया है। ग्राम पर लीटर मतलब बहुत ज़्यादा है, तो 50 ग्राम पर लीटर के 50 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास आ गया। सो दिस कैन नॉट बी यूज। तो सही आंसर क्या है? ओनली वन। सिंपल सा क्वेश्चन, बस यूनिट्स को आपको ध्यान रखना है और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट्स होनी चाहिए। 23 Which of the following is nodal agency in India for the United Nations Environmental Program? UNEP, ये सबको पता है यार, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट चेंज, ये नोडल एजेंसी है फॉर UNEP, एनवायरमेंटल यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UN एनवायरमेंटल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 24 क्वेश्चन सॉल्व करिए। So as per the report of Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC 2022, the estimated increase in average global temperature in the next 2 decades is given by which one of the following options? तो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर है, ये भी पता है, ये फिर से अगेन इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है यू कैन से एस्टिमेटेड इंक्रीज इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इन नेक्स्ट 2 डिकेड्स। ये सीधे सीधे पता होना चाहिए, IPCC का डेटा है। इन्वायरमेंट साइंस का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि जो लगून्स हैं, लगून्स एंड बैक वाटर्स आर कोस्टल वाटर बॉडीज। लगून्स एंड बैक वाटर्स क्या है? कोस्टल वाटर बॉडीज हैं हैविंग लो बैरियर्स और कनेक्शंस विद द सी थ्रू स्मॉल ओपनिंग। तो इनके पास लो बैरियर्स हैं या कनेक्शंस सी से कैसे हैं? स्मॉल ओपनिंग के थ्रू। Lagoons are particularly closed shallow water bodies surrounded by barriers. In contrast, backwaters and interconnected canals are navigable water bodies. ये डिटेल पूरा दे दे रहे हैं, ये पुराना पेपर ऐसे हुआ है, नया ऐसा नहीं आएगा probably. Specifically, backwaters are formed due to action of shore currents and wave resulting in formation of islands of low barrier across river mouths. Generally, lagoon provided a range of ecological services of significant importance with highly productive coastal features having rich flora and fauna. तो पूरा डिटेल ही इन्होंने मेंशन कर दिया। बैक वाटर्स कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर, फिशिंग, ट्रेड एंड रूरल टूरिज्म। बेस्ड ऑन द अबव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन हो गया कि ऊपर वाला पढ़ के बताओ कौन सा सही है। पहला, लगून्स एंड बैक वाटर्स बोथ एग्जिबिट अ ग्रेडियंट इन सैलिनिटी फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट of influence of you can say of the sea water। तो ये सही बात है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। 25 में जो ए है फर्स्ट है, ये सही है कि लगून और जो बैक वाटर्स हैं ये दोनों ग्रेडियंट एग्जर्ट कर रहे हैं सैलिनिटी का, क्योंकि फ्रेश वाटर और मरीन के बीच में जो डिफरेंस है वो यहाँ से ग्रेडियंट बोल सकते हो, डिफरेंस जो है इसके थ्रू अचीव कर रहा है। लगून्स टेंड टू हैव मच हायर बायोडाइवर्सिटी एज कंपेयर टू बैक वाटर्स, ये भी सही बात है इंफॉर्मेशन बेस्ड। बैक वाटर्स के कंपैरिजन में जो लगून्स हैं शैलो हैं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाता है, तो वहाँ पे ज़्यादा बायोलॉजिकल या बायोडाइवर्सिटी है। बैक वाटर्स एग्जिबिट अ ग्रेडियंट इन सैलिनिटी फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द सी वाटर, वेयर एज लगून्स ऑलवेज हैव अ कॉन्स्टेंट सैलिनिटी थ्रू आउट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, कॉन्स्टेंट सैलिनिटी ज़रूरी नहीं है कि हो, ये दोनों ही सेम जैसे ही बिहेव करते हैं। सो 1 and 2 आर करेक्ट, दैट विल बी, आई विल से फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। आंसर क्या देंगे इसमें? सो फर्स्ट एंड गलत टाइप हुआ है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट एंड थर्ड इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। Question number 26. So ocean water contains a mix of isotopes of hydrogen and oxygen. Heavier water contains O18 or deuterium 2H or D
evaporates less readily than the light water containing 16O और 1H। ये क्वेश्चन भी आपने किया होगा, अगेन ये इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है, ओशन एसिडिफिकेशन या जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें देखते हैं। दस हैवी आइसोटोप्स गेट लेफ्ट बिहाइंड प्रोग्रेसिवली व्हेन वाटर वेपर फ्रॉम ओशन ट्रेवल्स टुवर्ड्स पोल्स। ठीक बात है। दैट मीन्स स्नो फॉलिंग ओवर द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक विल हैव लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक बात है। एंड 18O, तो टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये हैवी है इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और टेम्परेचर कम होता है तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, आपको पता है। तो यही बोला गया है कि जैसे जैसे स्नो फॉलिंग ओवर आर्कटिक एंड अंटार्कटिक है विल लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल दिस जो हैवी वाले हैं। द हैवी वाटर साइकिल इसको बोलते हैं। बेस्ड ऑन द अबव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट वन दिया गया है, पहला स्टेटमेंट कि द रिलेटिव 2H, 1H and 18O and 16O ratios found in glaciers and ice sheets decrease during colder years and increase during summer years। वेरी गुड। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये हैवियर वालों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो ये रेशियो बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो ये रेशियो कम होगा। सही बात है। द कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड फ्रॉम सी वाटर विल हैव हायर 18O to 16O रेशियो ड्यूरिंग कोल्डर ईयर। कोल्डर ईयर नहीं, वार्मर ईयर में ये रेशियो हायर होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। द 2H is to 1H या 18O is to 16O रेशियो फाउंड इन ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स इंक्रीज ड्यूरिंग कोल्डर ईयर्स एंड डिक्रीज ड्यूरिंग वार्मर ईयर। गलत लिखा है। इतनी ही इंफॉर्मेशन से आप ये क्वेश्चन कर लोगे कि ये जो रेशियो है हैवियर टू लाइटर ये बढ़ता है विद चेंज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो ये कम होगा। इससे हम प्लांट्स की O18 या O16 या 2H और H ये बेसिकली O एनालाइज करके हम पीछे हिस्टोरिकल क्लाइमेट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। हिस्टोरिकली क्लाइमेट कैसा रहा है, ये जो आइसोटोप्स हैं इनके रेशियो को हम अलग अलग टाइम पे निकाल सकते हैं। द कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स ऑफ मरीन ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड फ्रॉम सी वाटर विल हैव लोअर 18O is to 16O रेशियो ड्यूरिंग कोल्डर ईयर। हाँ, कोल्डर ईयर में रेशियो कम होगा। तो 1 and 4 आर करेक्ट। 1 and 4 आर, 1 is correct, 4 is wrong, second is correct but 1 is correct but 2 is wrong. So answer is D। जैसा ऑप्शन वैसा आंसर दे रहे हैं, आंसर शुड बी D। आंसर शुड बी D। ठीक है, दो स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है। 27 क्वेश्चन। अ म्युनिसिपल corporation is supplying 40 mld of water to a city. The plant capacity of its sewage treatment plant will be which one of the following options? तो 40 mld अगर पानी सप्लाई किया रहा है तो आपको पता है कि ट्रीटमेंट प्लांट की जो यूनिट्स हैं उनको हम QMD मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। दैट इज 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड, ये हम लिख सकते हैं। सो दिस एवरेज डेली डिमांड इज गिवन 14 मिलियन पर डे, 14 मिलियन लीटर पर डे। पर डे मीन्स 365 डेज का एवरेज। तो इसमें 1.8 इंटू 40 करना पड़ेगा आपके, 18 चौक 72, दिस विल बी 72 mld। तो 72 mld थोड़ा ज़्यादा ले लिया, 80 mld के लिए हम इसको डिज़ाइन करेंगे। ऑल द यूनिट्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी सारी की सारी यूनिट्स हैं ट्रीटमेंट प्लांट की, उनको हम नहीं यार यहाँ पे तो 40 70 नहीं, ये तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मैंने बता दिया। दिस इज फॉर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम एवरेज डिमांड के लिए डिजाइन करते हैं। सो इट शुड बी 40 और स्लाइटली मोर। सो इट शुड बी 40 और स्लाइटली मोर। सो आई विल बी गोइंग फॉर 60 mld। जो 1.8 एवरेज है वो मैक्सिमम डेली डिमांड, वो तो हम सप्लाई करते हैं, यू कैन से मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज सप्लाइंग, तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया। देखो मैं बोलूँगा कि ट्रीटमेंट प्लांट इतना पानी सप्लाई कर रहा है टू सिटी, 40 mld सप्लाई कर रहा है। सो द प्लांट कैपेसिटी ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। दिस इज सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है, नॉट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो इसके लिए एक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि अबाउट 80% ऑफ वाटर सप्लाइड to the community gets converted into wastewater, gets converted into
वेस्ट वाटर। तो जो भी ये सप्लाई किया हमने इसका 80% के आसपास 0.8 इंटू 40 विल बी कन्वर्टिंग इनटू वेस्ट वाटर, दैट इज 32 mld शुड बी आंसर। इतने के लिए हमें, थोड़ा ज़्यादा के लिए हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो इन एयरपोर्ट नॉइज नोटिफिकेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज 2018 मेड पब्लिकली अवेलेबल बाय सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू नॉइज इन एयरपोर्ट नॉइज जोन स्पेसिफाई नॉइज लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ डीबीए एल इक्विवेलेंट। डीबीए एल इक्विवेलेंट, डीबीए मींस डीबी डेसिबल्स, और फिल्टरिंग करते हैं हम जो हमारे ईयर्स की सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से, तो डीबीए, डीबीबी, डीबीसी, ऑल दिस आर रिप्रेजेंटेड। एल इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट लेवल ऑफ नॉइज, अलग अलग जो लेवल ऑफ नॉइजेज हैं उन सबका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, मतलब एक अगर कांस्टेंट लेवल ऑफ नॉइज सेम ड्यूरेशन के लिए आए तो उसका क्या, उसका इफेक्ट जो है वो सेम होगा एज ऑफ द वेरिएबल लेवल, तो उसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट नॉइज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, कौन से सही नहीं है, इनमें बोला गया है कौन सा करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। So DBA L equivalent denotes the weighted average of the level of sound in decibels on scale A relatable to human hearing। सही बात है, ये जो DBA का L equivalent है ये हमने वेटेज एवरेज लिया है, जो हमें चाहिए उसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, जो हमें नहीं चाहिए उसको हमने फिल्टर आउट कर दिया है। L equivalent इज द एनर्जी मीन ऑफ द नॉइज लेवल, नहीं मीन नहीं है, एवरेज नहीं है, ये इक्विवेलेंट है एक कांस्टेंट लेवल ऑफ नॉइज विच विल बी प्रोड्यूसिंग सेम इफेक्ट ऑफ द variable noise levels। Daytime from 6 to 6 p.m., 6 a.m. to 6 p.m. and night time from 6 p.m. to 6 a.m. are considered for the weighted time average। ये भी सही बात है, weighted time average हम इसी से लेते हैं, तो ये भी बात सही है। A in DBA बोला गया, A जो है DBA में, A बोला गया जो DBA में है, A in DBA L equivalent denotes the frequency weighting in measurement of noise and corresponds to frequency response characteristics of human ear। हाँ जी, A इसी चीज़ को डिनोट कर रहा है। A किस चीज़ को डिनोट करता है कि ह्यूमन ईयर जो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, जैसे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है उनको वेटेज देते हैं, बाकी को फिल्टर आउट कर देते हैं। तो A मीन्स DBA L equivalent denotes the frequency weighing in measurement of noise and corresponds to frequency response characteristics of human errors। तो इसमें कौन सा बोला गया है नहीं करेक्ट है, सो दिस B is not correct। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन पढ़िए, 29 क्वेश्चन पढ़िए। बोला गया एज पर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट इन रेफरेंस टू पार्टिकुलेट मैटर एज एयर पॉल्यूटेंट्स इन एम्बिएंट एयर। पढ़िए, तो बोला गया PM 2.5 रिफर्स पार्टिकुलेट मैटर विथ साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर, गलत है। PM 2.5 साइज लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर डिनोट करता है। PM 10 रिफर्स टू पार्टिकुलेट मैटर विथ साइज लेस देन 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर है भैया, mm नहीं है, दिस शुड बी माइक्रोमीटर। तो ये mm है यार, चलो इसको मैं mm ही रहने दे रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे U लिखा था इसलिए माइक्रो कर दिया। यूनिट्स ऑफ PM 10 एंड PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन आर माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, सही है। मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PM 10 इज हायर देन PM 2.5। हाँ, जो ज़्यादा बड़ा PM है वो कम हार्मफुल है, जो ज़्यादा छोटा है यानी PM 2.5 इज मोर हार्मफुल इन कंपेरिजन टू PM 10।
तो जो एक्सेप्टेबल कॉन्सेंट्रेशन लिमिट है PM10 की वो ज़्यादा है PM 2.5 की और कम है। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ये दो हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, सो दिस इज Michaeli-Menten plot. So an enzyme K catalyzes conversion of two substrates S1 and S2 into products P1 and P2 respectively. Strictly obeying this, the you can say Michaelis-Menten kinetics. The figure shows a plot derived from the experimental data obtained from independent reactions of E with SI dashed line and S2 solid line. ठीक है, S1 और S2 डैश और solid line से शो की गई हैं। रिप्रेजेंट्स इनिशियल V जो है, V रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, V नॉट बेसिकली V नॉट डिवाइडेड बाई V मैक्स दिया हुआ है। S रिप्रेजेंट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अमंग ऑल रिएक्शन मिक्सचर्स यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट हैड S greater than initial concentration of FC constant at E naught. Which one of the following more options is correct? Enter first from the plot. So affinity of S1, पता नहीं क्या है यार, ये मेरा टॉपिक है नहीं, पर इसका आंसर दिस इज गोइंग टू बी आंसर। ठीक है, छोड़ रहा हूं मैं इसको, ये सब मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। 31 question. So read the following statements. A waste is designated as hazardous waste if it has an acute oral lethal dose LD50 is less than 2500 milligram per kilogram for 50% of population. तो 31st का ये जो पहला है सही बात है, डायरेक्टली नोट से hazardous notes के बारे में स्टेटमेंट है। A waste is designated hazardous waste if it has an acute oral lethal dose of more than less than 2500। ये गलत हो गया इस वजह से। The waste is designated as hazardous waste on first characteristic of corrosivity if it is not aqueous and when mixed with an equivalent weight of water produces a solution of pH greater than or equal to less than or equal to 2.5 और greater than or equal to 12। तो ये भी सही है, थर्ड भी सही है। So first and third are correct, 2 is wrong, C will be answer। 2 क्यों रॉन्ग है? क्योंकि लेस देन है, नॉट मोर देन। मोर देन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से तो कुछ भी टॉक्सिक है ना। आप किसको बोल रहे हो टॉक्सिक? जिसकी जो ये अक्यूट डोज है लेस देन 2500 है। द कन्वेंशन ऑफ 1 ब्यूटेनॉल टू 1 ब्रोमोब्यूटेन फॉलोज द केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। ठीक है, ये ब्यूटेनॉल की जो ब्रोमोब्यूटेन में कन्वर्जन है वो रिएक्शन यहाँ पे शो की गई है। दिस इज ब्यूटेनॉल OH वाला and this is bromobutane। ठीक है, the atom economy for this conversion in percentage rounded off to nearest integer। तो atom economy होता है mass, you can say mass of desired product divided by total mass of all the products। तो ये जो atom economy है this is mass of desired product divided by mass ऑफ ऑल द प्रोडक्ट। सबका आपको मॉलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा। डिजायर्ड प्रोडक्ट ये है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा बाकी सबके। तो जब इसको निकालोगे आप, सो दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 64%। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 64% आएगा। ठीक है, 32 33 In order to understand CO2 sequestration, it is vital to know the physical phases in which it exists under various pressure and temperature conditions। ये भी क्लास का क्वेश्चन है। This information can be obtained from the phase diagram of pure carbon dioxide। Based on this phase diagram, which one of the following options are correct? इस phase diagram के हिसाब से आपको बताना है कि कौन से options correct हैं। ठीक है, तो A क्या है? तो A CO2 can be liquefied by cooling it down to -100 डिग्री सेंटीग्रेड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बोला गया कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम इसको -100 डिग्री सेंटीग्रेड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कूल करें तो ये लिक्विफाइड ही तो सॉलिडिफाई हो जाएगा इतने कम टेम्परेचर पे। तो ये गलत है।
दिस विल बी सॉलिडिफाइंग, ये सॉलिडिफाई कर जाएगा। ये देखो टेम्परेचर और प्रेशर, ये ग्राफ है, ग्राफ पढ़ना आपको आना चाहिए। ये वेपर स्टेज है, ये सॉलिड स्टेज है, ये लिक्विड स्टेज है, ये ट्रिपल पॉइंट है, यहाँ पे एक क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे सुपर क्रिटिकल फेज है, मतलब लिक्विड और गैस दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट मतलब इट इज हियर लिक्विड सॉलिड एंड गैस तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये सब आपने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और ये टेम्परेचर अगर बोला गया कि -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो क्या होगा, तो ये डायरेक्टली सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर लिक्विडिफाई नहीं सॉलिडिफाई हो जाएगा। इधर आओगे तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, गैस से सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, देयर इज नो लिक्विड। CO2 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब्लिमेट्स टू ड्राई आइस, ये भी सही बात है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डायरेक्टली ये सब्लिमेट हो जाता है। सब्लिमेट मतलब इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली इनटू यू कैन से गैस। सो CO2 जो सॉलिड होता है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, CO2 गैस में CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो CO2 गैस को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। देन एट द क्रिटिकल पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑफ सॉलिड लिक्विड, नहीं क्रिटिकल पॉइंट नहीं, क्रिटिकल पॉइंट पे तो सुपर क्रिटिकल फेज आ रहा है, ट्रिपल पॉइंट पे सॉलिड लिक्विड वेपर तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो सी भी गलत है। CO2 कैन बी लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 बार। 100 बार के अगर बराबर प्रेशर लगा दिया जाए तो देखो इसको लिक्विफाई कर सकते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, तो ये भी सही है। बी एंड डी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज, P + Q + सनलाइट बराबर फोटोकेमिकल स्मॉग। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। फोटोकेमिकल रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन है इन प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जिसको VOCs बोलते हो, दे विल कन्वर्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, दे विल बी सनलाइट एंड वाटर वेपर, दे विल बी कन्वर्टिंग इनटू ओजोन प्लस पर ऑक्सिल नाइट्रेट प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये क्लास में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो बोला गया व्हाट आर द प्रीकसर्स P एंड Q, तो क्या है, नाइट्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन एंड वोलेटाइल ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन्स, बी पार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस photochemical reaction, this photochemical smog. Excess amount of oxygen is maintained in aeration tank of the activated sludge process 2. ASP में excess amount of oxygen हम maintain करते हैं, क्यों? तो एक तो टू you can say better phosphate removal, ये भी सही है, and to ensure efficient nitrification, this can also be correct. नाइट्रिफिकेशन मतलब डीनाइट्रिफिकेशन को अवॉइड करने के लिए, एरोबिक कंडीशंस मेंटेन करने के लिए, बिकॉज व्हेनेवर देयर इज नाइट्रिफिकेशन इट विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय डीनाइट्रिफिकेशन, और डीनाइट्रिफिकेशन इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ब्लैंकेट राइजिंग वगैरह भी आपने पढ़ा होगा, दैट प्रॉब्लम्स विल बी जनरेटेड। तो जिसकी वजह से हम डीनाइट्रिफिकेशन को अवॉइड करते हैं और ऑक्सीजन सफिशिएंट हमेशा इंश्योर करते हैं, तो बी एंड सी आर करेक्ट। दिस विल ऑल्सो बी गिविंग बेटर एफिशिएंसी, एरोबिक रिएक्शन इज मोर एफिशिएंट इन कंपेरिजन टू एनारोबिक, तो बेहतर एफिशिएंसी मिलेगी फॉर फॉस्फेट रिमूवल। अ रिड्यूस जनरेशन ऑफ हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, नहीं। अलाउ ग्रोथ ऑफ नोकार्डियास, नहीं, ये भी दोनों ही गलत है, बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, which one or more of the following statements is are correct? Trivalent chromium is more toxic than hexavalent chromium। ये तो जो स्टेटमेंट है ये गलत दे दिया है, हेक्सावेलेंट क्रोमियम ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक इज मोर टॉक्सिक देन ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक, ये बात सही है। जो इनऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक है वो ज्यादा टॉक्सिक होता है इन कंपैरिजन टू जो ऑर्गेनिक ट्राइवेलेंट आर्सेनिक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। देन हेक्सावेलेंट क्रोमियम इज मोर टॉक्सिक, अब ये सही लिखा है तो ये भी सही है। इनऑर्गेनिक पेंटावेलेंट आर्सेनिक इज मोर टॉक्सिक देन ट्राइवेलेंट आर्सेनिक, हाँ ये भी सही है। सो बी सी डी इसमें ये तीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, a wastewater sample has BOD of 220 milligram per liter at 20 degree centigrade. The BOD reaction rate constant is 0.3 per day. The value of 1 day BOD at 20 degree centigrade is given by 1 day BOD निकालना है, BOD दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इन्होंने BOD
5 दे दिया है। BOD बेसिकली इस फॉर्मूले से आप निकालते हो L नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी के। देखो इन्होंने क्या दिया है, log 10 बेस ई की वैल्यू दिया है। सो लेट्स टेक इट माइनस 10 की पावर माइनस के डी इंटू टी। ठीक है, तो log 10 क्या है, ये log 10 ई की वैल्यू दिया है। लेट मी चेक इट। log 10 भी और ई भी दोनों एक साथ में कैसे दे दिए? क्वेश्चन नंबर 37। log ई की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो BOD का आपको फॉर्मूला पता है, सीधे उस फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। BOD विल बी ई की पावर माइनस के डी इंटू टी। ठीक है, BOD 5 दिया हुआ है, BOD 5 दिया हुआ है, कितना है? सो इट इज 220 मिलीग्राम पर लीटर। और ये आप लिख सकते हो L नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के डी इंटू 5, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ आपको पता है। द BOD रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज 0.3 पर डे। के डी के ई यहाँ पे हमने लिया है, सो लीव इट। ई है तो के इंटू टी लिख दे रहा हूँ मैं। सो इट इज माइनस के इंटू 5। दिस वैल्यू इज गिवन एज 0.23 पर डे। ये वैल्यू दिया है, ये भी है, तो यहाँ से L नॉट निकाल लेंगे। यहाँ से आप L नॉट निकाल सकते हो, L नॉट कितना है। और फिर एवरेज 1 डे BOD पूछा है, तो BOD 1 डे आप निकाल लोगे कैसे? सो L नॉट सिंपली इट विल बी L नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर के गिवन है 1 डे का, दिस विल बी कैलकुलेटेड। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा BOD 1 डे का 66.36 मिलीग्राम पर लीटर। दिस विल बी 332 पॉइंट समथिंग मिलीग्राम पर लीटर। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। कंसिडर द डिकम्पोजिशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स विद अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट इतना। ठीक है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट इज डबल्ड देन द रेट ऑफ रिएक्शन। भैया रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना हो जाएगी अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट को डबल किया जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट को डबल किया जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगी। सो रेट आप इस तरीके से लिखते हो, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन। सो इफ यू विल बी डबल दिस कॉन्सेंट्रेशन द रेट विल बी सिंपली डबल। 39। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सो ए, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक PVC इन वेस्ट डज नॉट रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ डायोक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स व्हेन द वेस्ट इंसिनरेटेड एट लेस देन 850 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ए है दिस इज इनकरेक्ट, ये करेक्ट नहीं है भैया। अगर कम टेम्परेचर पे आप इसको जलाओगे, प्रॉपर कंबशन नहीं होगा तो ये सब चीज़ें रिलीज होंगी। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक PVC इन द वेस्ट डज नॉट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ डायोक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स व्हेन द वेस्ट वाटर इंसिनेटेड। हाँ, मोर देन पे नहीं होगा, ठीक है। डायोक्सिन्स एंड फ्यूरान्स आर अमंग द मोस्ट डेंजरस केमिकल एजेंट्स, ये भी सही बात है। दे आर नोन टू बी कार्सिनोजेनिक, ये भी सही बात है। एंड लीड टू इम्पेयरमेंट ऑफ इम्यून, एंडोक्राइन, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी बात सही है। द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक PVC इन द वेस्ट डज नॉट रिजल्ट इन रिलीज ऑफ डायोक्सिन्स एंड फ्यूरॉन्स व्हेन वेस्ट इज इंसिनरेटेड एट मोर देन, तो ठीक है, ये भी बात सही है। दीज 3 आर करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो आंसर पूछा है नॉट करेक्ट, सो इट विल बी ए पार्ट। 40 क्वेश्चन। इनसाइड एन इंडस्ट्रियल यूनिट द hourly average concentration NO2 is measured as 0.12 ppm। 0.12 ppm निकाला है हमने, ठीक है। 0.12 ppm, 0.12 ppm मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0.12 ppm है ना।
सो पीपीएम मतलब मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम मतलब मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको पीपीएम को वॉल्यूम फ्रैक्शन में आप कैसे लिख सकते हो? इट इज 0.12 इंटू 10⁻⁶। पीपीएम को मैंने वॉल्यूम फ्रैक्शन में लिख दिया, ठीक है, बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम फ्रैक्शन में मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। नाउ assume first 1 mole of ideal gas at 1 atm and 25 degree centigrade occupies 24.46 लीटर ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रेट निकालूं मैं, वॉल्यूम ऑफ नाइट्राइट है, इनफैक्ट नाइट्राइट अगर मैं निकालूं तो मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन दे दिया है 28 और ऑक्सीजन दे दिया है 32 रिस्पेक्टिवली। फ्रॉम द डेटा एस्टिमेटेड कॉन्सेंट्रेशन निकालना है हमें, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेज। तो वॉल्यूम ऑफ अगर NO2 निकालेंगे इन 1 मीटर क्यूब, इन 1 मीटर क्यूब, तो कैसे निकाल लेंगे? इट विल बी 0.12 इंटू 10⁻⁻⁶। ये वैल्यू में हम मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10⁻3, क्योंकि ये तो मीटर क्यूब में है, तो इंटू इसको 10⁻3 मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी इंटू 10⁻3। नाउ दिस विल बी, यू कैन से लीटर्स। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.12 इंटू 10⁻⁻3 लीटर्स। ये वॉल्यूम ऑफ नाइट्राइट हो गया। और 1 मोल कितना ऑक्युपाई कर रहा है? सो 1 मोल ऑक्युपाइज 24.46 लीटर। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? सो 0.12 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाई 24.46 लीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी 49.5 इंटू 10⁻⁻6 मोल्स, दिस विल बी कमिंग, ये आ जाएगा। और वेट कितना है इसका? सो वेट इज गिवन, कितना वेट गिवन है? तो वेट हम इसके मॉलिकुलर वेट से निकाल सकते हैं। वेट विल बी, तो 4.90 लिख दे रहा हूँ मैं, इंटू 10⁻⁻5। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स। और एक मोल का वेट कितना होगा? सो दिस विल बी 40, दिस विल बी, एक मोल का वेट NO2 का कितना होगा? सो दिस विल बी 28 प्लस, देखो ऑक्सीजन का होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो 32, ठीक है। तो 32 प्लस 28, 8 2 10, दिस विल बी 32 प्लस N2 का दिया हुआ है, तो 32 प्लस 14 करना पड़ेगा, दिस विल बी 46। N2 का दिया हुआ है 28, सो नाइट्रोजन का तो आपको पता है ना एटॉमिक वेट 14, तो 14 प्लस 32 करना पड़ेगा, दिस विल बी 46। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने डिवाइड किया मॉलिकुलर वेट से। मॉलिकुलर वेट क्या है? दिस इज मॉलिकुलर वेट, दिस इज वेट ऑफ 1 मोल, दिस इज नथिंग बट वेट ऑफ 1 मोल इन ग्राम। तो ये इस तरीके से निकल जाएगा, ये ग्राम में निकल के आएगा। इसको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इंटू 10⁻⁻6 दिस विल बी माइक्रोग्राम। तो माइक्रोग्राम में ये निकल के आ गया, दिस विल बी इन माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हमने निकाला इन 1 मीटर क्यूब, 0.12 ppm दिया है, बाई वॉल्यूम गिवन है। बाई वॉल्यूम मतलब 0.12 पार्ट्स पर मिलियन, 10⁻6 में 0.12 बाई वॉल्यूम है, ठीक है। 0.12 इंटू 10⁻⁻6 कर दिया, मीटर क्यूब में निकाला है तो 10⁻3 कर दिया। लीटर के लिए 0.12 ठीक है, लीटर इतना ऑक्युपाई कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, ग्राम में आ गया, ग्राम से माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, पर मीटर क्यूब। ये इन हमने 1 मीटर क्यूब निकाला है, तो पर मीटर क्यूब आ गया। तो ये जब सॉल्व करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 225.6 माइक्रोग्राम, 225.6 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41।
द फॉलोइंग वर रिपोर्टेड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम एयर पॉल्यूटेंट्स इन एम्बियंट एयर। आर्सेनिक है 4, कितना गलत टाइप किया यार, गुस्सा आ रही है इसको पढ़ पढ़ के हर जगह। आर्सेनिक, क्वेश्चन नंबर 41। सो आर्सेनिक इज नहीं, नैनोग्राम पर मीटर क्यूब ही है, इन नहीं, नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, कार्बन मोनोऑक्साइड 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। लेड है 0.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से कौन सी इसमें सही आप बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। एम्बियंट एयर में ये पॉल्यूटेंट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो एम्बियंट एयर में बोला गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। कार्बन मोनोऑक्साइड बराबर 50,000 AS इन 2 लीटर्स। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ए को मैं चेक कर रहा हूं, 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है। वो नैनोग्राम में है, तो मिलीग्राम से नैनोग्राम में कैसे जाएंगे, इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई करेंगे ना। सो हाँ जी, 10⁻3 मिली है, 10⁻9 नैनो है, तो 10⁻6 ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है। इसको मैंने नैनोग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया। और विद रिस्पेक्ट टू आर्सेनिक पूछ रहा है, आर्सेनिक इज 4 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, तो 4 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब से इसको डिवाइड कर दिया। दिस इज नाउ नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, दिस इज ऑल्सो नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। ये कट गया, सो ये आ गया 2 के आगे 6 जीरो, 3 3 6 और डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 50 और 5 जीरो, 50 3 2 5, सो 3 2 5, ये आ गया 500 3 3 6 4 5 20, सो 500,000 आ गया, ये 500,000 दिया, कितना है 50,000, तो ये गलत हो गया। ठीक है, CO निकालना है इन टर्म्स ऑफ लेड इन 1 लीटर, 1 लीटर में निकालना है, इन 1 लीटर। ठीक है, इन 1, ये 2 लीटर्स में निकालना था यहाँ पे, इन 2 लीटर्स ऑफ एम्बियंट एयर। हमने तो मीटर क्यूब में कैलकुलेशन कर लिया, चलो दोनों ही 2 लीटर में लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशंस दी गई हैं, दे आर इन नैनोग्राम पर मीटर क्यूब एंड 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। जो कन्वर्जन फैक्टर है और 2 ऊपर नीचे सेम ही रहेगा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही सेम इसी तरीके से। सो दिस विल बी 2 इंटू, यानी 2 के आगे 6 जीरो डिवाइडेड बाई, और लेड कितना है, सो लेड इज 0.5 माइक्रोग्राम, तो माइक्रोग्राम मतलब 1000 मल्टीप्लाई करूंगा तो नैनोग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। ऊपर नीचे दोनों मीटर क्यूब में रखा है, लीटर वाले फैक्टर को फिर से मैंने सेम कर दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, दिस विल बी, इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दे बोथ आर इन नैनो, दोनों ही नैनो में हो गए हैं, 0.5 माइक्रो से नैनो में कन्वर्ट कर दिया है, और जो CO है दैट इज ऑलरेडी इन नैनो। ठीक है, सो 2 इंटू 10⁻6, 3 3 6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 1000, सो डिवाइडेड बाई 1000। तो इसको सॉल्व करिए तो 1 2 3 ये कट गए, और ये बचा 5 चौक, सो दिस इज 40,000, ये 40,000 आ गया, 40 ही आ रहा है, 5 चौक 20, नहीं 40 नहीं, 4,000 आ रहा है। सो दिस इज करेक्ट। आर्सेनिक निकालना पड़ेगा आपको,
तो आर्सेनिक विल बी इन टर्म्स ऑफ CO, तो ये कैसे निकालेंगे, आर्सेनिक इन टर्म्स ऑफ CO, सो 4 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब है, 4 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब है। और विद रिस्पेक्ट टू CO, तो CO है 2 × 10⁻6 नैनोग्राम, दिस इज नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, नाउ दिस इज नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये तो पॉइंट में आएगा, दिस इज 2 × 2 = 4, सो 0.1 2 3 4 5 2 ये आएगा, सो 3 2 5, ठीक है। और डी अगर हम सॉल्व करेंगे, सो इट इज लेड को निकालना है इन टर्म्स ऑफ AS इन 1000 लीटर्स ऑफ एम्बिएंट एयर, सो लेड को इन टर्म्स ऑफ आर्सेनिक, तो लेड कितना है 0.5 माइक्रोग्राम, लेट से नैनोग्राम, और आर्सेनिक कितना है 4 नैनोग्राम, तो 500/4, 500/4 यानी 125, तो ये भी सही है। तो इनकरेक्ट इज ओनली A एंड करेक्ट इज B, C एंड D, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर इंडियन सिटी इज रिपोर्टेड एज 250, द एयर क्वालिटी ऑफ द सिटी इज कैटेगराइज्ड बाई, तो इट इज पुअर, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, ये रेंज है गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर की। तो ये पुअर है, ये कहाँ है 250, 200 से 300, इट इज पुअर। 43, मिथेनोजेंस एंड सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया SRB utilize acetic acid as common substrate in an anaerobic digester. The dominance of methanogen over SRB in the anaerobic digester can be achieved by one or more of the following options. तो ये कैसे कर सकते हैं, so this can be maintaining by very high COD to CO सल्फेट रेशियो। अगर COD to सल्फेट रेशियो हाई रखेंगे तो फिर उससे हम यू कैन से मिथेनोजेंस की डोमिनेंस रखेंगे। तो द डोमिनेंस ऑफ मिथेनोजेंस ओवर SRB इन द एनारोबिक डाइजेस्टर कैन बी अचीव्ड बाय मेंटेनिंग वेरी हाई COD to सल्फेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूसेज अ पर्टिकुलर डाई, कोई टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कोई डाई प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अ सैंपल ऑफ एफ्लुएंट फ्रॉम यूनिट शोज एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.20, एब्जॉर्बेंस कितना है 0.20 इन अ क्यूवेट हैविंग अ पाथ लेंथ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर एट 537 नैनोमीटर। अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सेम डाई हैविंग अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर shows an absorbance of 0.8 in the same cuvette under identical experimental conditions. What is the concentration of the dye as pollutant in the effluent? तो पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन पूछा है एफ्लुएंट में, सो कैसे कर सकते हैं बताइए। सो A स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई C स्टैंडर्ड, सो दिस इज गिवन कितना है, सो दिस इज 0.8 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू इज 3 × 10⁻³ ठीक है। स्टैंडर्ड जो है ये इतना है 0.8, बोला गया है कि द स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ द सेम डाई हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर शोज एन एब्जॉर्बेंस ऑफ 0.8। तो एब्जॉर्बेंस जो स्टैंडर्ड है वो 0.8 है और कॉन्सेंट्रेशन जो स्टैंडर्ड है वो 3 × 10⁻³ है। और आपको ये पता है कि जो A एब्जॉर्बेंस एफ्लुएंट का होगा डिवाइडेड बाई जो C एफ्लुएंट का होगा, दिस रेशियो विल बी सेम, दैट विल बी A स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाई C स्टैंडर्ड। सो दिस रेशियो इज गोइंग टू बी सेम, मतलब ये रेशियो कितना होगा, दिस इज 0.8 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻³ और ये एफ्लुएंट का हमें निकालना है। तो एफ्लुएंट का हमें ये चीज़ दिया है, देखो दिस इज अ सैंपल ऑफ द एफ्लुएंट फ्रॉम दिस यूनिट शोज एन अब्जॉर्बेंस ऑफ 0.20 इन द क्यूवेट। तो अब्जॉर्बेंस कितना है 0.20 डिवाइडेड बाई C एफ्लुएंट, ये निकल जाएगा। सो C एफ्लुएंट कितना होगा 0.8 डिवाइडेड बाई 3 × 10⁻³ और C एफ्लुएंट निकाल रहे हैं। सो ऐसे नहीं बल्कि दिस विल बी 0.20 × 3 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 0.8। सो 3/4
इंटू 10 टू पावर माइनस 0.75 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 यानी 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये इस इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछा है कि ये रेशियोज हम बराबर रखते हैं। ठीक है, नाउ 45 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। तो बोला गया है इफ एन इंक्रीज ऑफ 10 dB रिप्रेजेंट्स 10 फोल्ड इंक्रीज इन साउंड इंटेंसिटी एंड इंक्रीज ऑफ 30 dB विल रिप्रेजेंट। सो 10 dB 10 फोल्ड इंक्रीज शो कर रहा है। ठीक है, 10 dB 10 फोल्ड इंक्रीज शो कर रहा है। तो 20 dB 10 इंटू 10 यानी 100, दिस इज फोल्ड, 100 फोल्ड इंक्रीज शो करेगा। और 30 dB सो इट विल बी 10 इंटू 10 इंटू इसका भी 10 टाइम्स यानी 1000 फोल्ड्स इंटेंसिटी इंक्रीज कर देगा। 45 में बी पार्ट। 46, सो 46 ये ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का डायग्राम है और वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन सारे जो टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन थे उन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ब्रेक पॉइंट डोज, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, ये सब हमने डिटेल में करा हुआ है। तो जो फर्स्ट ये 4 फेजेज हैं इनको आपको मैच करना है कि इसमें क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। तो फर्स्ट फेज को आप किससे मैच करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरीन बाई रिड्यूसिंग कंपाउंड्स हो जाएगा, जैसे कि नाइट्रेट वगैरह प्रेजेंट है तो इसको हम पी से मैच कर देंगे फर्स्ट। फिर सेकंड को किससे मैच करेंगे, सो सेकंड में यू कैन से हार्मेशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक एंड क्लोरोमाइन कंपाउंड्स होगा। ठीक है, दिस विल बी हैपनिंग इन सेकंड फेज वेयर बेसिकली डिसइंफेक्शन विल बी टेकिंग प्लेस। तो क्लोरीन डिमांड सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए रेजिडुअल क्लोरीन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे बैड स्मेल स्टार्ट हो जाएगा और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। देन अगेन रेजिडुअल क्लोरीन विल बी रिड्यूसिंग एंड क्लोरीन डिमांड will be increasing. So in this phase basically destruction of chloro-organic and chloramine compounds is taking place. और fourth phase में फिर से break point, this is the break point means now demand is fulfilled, now जितना ही हम अप्लाई करेंगे उतना ही रेजिडुअल मिलने लगेगा। सो प्रेजेंस ऑफ फ्री क्लोरीन एंड रेजिडुअल क्लोरीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये R इसको मैच करेंगे हम 4 से एंड S डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसको हम मैच करेंगे 3 से और Q हार्मोशन ऑफ क्लोरो ऑर्गेनिक एंड क्लोरामाइन कंपाउंड्स इसको हम 2 से मैच करेंगे और P को 1 से मैच करेंगे। सो 1P 2Q 3S एंड 4R C पार्ट। ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन का ये क्वेश्चन है। Which of the following is responsible for turning the ताजमहल into yellowish? तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये एसिड रेन की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से तो ताजमहल है वो येलोविश होता जा रहा है। ठीक है, तो जर्मन न्यूट्रलिस्ट जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन Humboldt observed that within region number of species S also referred as species richness increased with increasing explored area. ठीक है, तो फिर एरिया S also referred as species richness increased with increasing explored area A in square units but only up to limit. ठीक है, the figure shows species richness in 2 different regions. Dashed straight line can be assumed to be birds in the state of Punjab, India. Solid straight line can be assumed to be birds in the tropical forest of different continents. For interpretation, the arrow shows that y axis intersects with x axis when a is equal to 1. Based on the above and figure, which one or more of the following options is are correct? इनमें से कौन से options correct हैं? कौन से options correct हैं? So S बराबर C Z A, where C and Z are fitted parameters. S बराबर C Z की पावर A. तो ये गलत है, चूंकि A बराबर 1 दिया है ना, तो पावर लॉ रिलेशनशिप है,
दिस इज ए बराबर 1, पावर लॉ रिलेशनशिप है, नॉट लीनियर, लीनियर नहीं है। सो फॉर एरोज वाई एक्सिस इंटरसेप्ट विद एक्स एक्सिस व्हेन ए बराबर 1, सो एस बराबर सी जेड की पावर ए, वेयर सी एंड जेड आर फिटेड पैरामीटर्स। ठीक है, सो ए इज रॉन्ग बिकॉज पावर लॉ रिलेशनशिप बट नॉट लीनियर। ठीक है, तो ये गलत हो गया है। बायोडाइवर्सिटी स्टडीज शो दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एस डैश एंड ए इज हाइपरबोलिक। एस डैश और ए के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हाइपरबोलिक है, नॉट हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक भी नहीं है, पावर लॉ है, नॉट हाइपरबोलिक। नाउ ए इज इक्वल टू 1 है। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एक्सपेक्टेड और दैट कैन बी प्रिडिक्टेड इन 1 स्क्वायर यूनिट ऑफ एरिया ऑफ पंजाब एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स इज द सेम। नहीं, सेम भी नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो दे आर डिफरेंट बिटवीन, ये देख सकते हो ग्राफ से। एस बराबर सी ए की पावर जेड वेयर जेड आर फिटेड पैरामीटर्स। हाँ, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसमें सी इंटू जेड की पावर ए कर दिया, इसमें सी इंटू ए की पावर जेड कर दिया। अगेन ये मेरा पोर्शन है नहीं यार, पर कुछ इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, द polymerized chain reaction PCR is applied to environmental detection of microorganisms. One application of this technique is to enhance gene probe detection of specific gene sequences by exceptionally amplifying a target sequence using short single stranded DNA sequence called primers. PCR significantly enhances the probability of detecting rare sequences in heterogeneous mixtures of DNA. Which one of the following sequences may be only for suitable to be used as primer for a PCR reaction? जो PCR प्राइमर्स हैं, सो दे आर शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड DNA सीक्वेंसेज। ये DNA सीक्वेंसेज हैं, तो ज़्यादा तो मुझे नहीं आइडिया है, पर जहाँ जहाँ पे U आता है वो RNA सीक्वेंस को शो करता है। सो जैसे यहाँ पे देखो U है, U है, U है, दे आर शोविंग RNA सीक्वेंसेस, तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे ये DNA सीक्वेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यू कैन से C में अगर आप देखोगे, सो दिस इज ऑल्सो DNA सीक्वेंस, ठीक है, और ये फिर से RNA सीक्वेंस है। सो मुझे ये पता है कि जो प्राइमर फॉर PCR है ये DNA सीक्वेंसिंग शो करता है, और जहाँ पे U आता है वहाँ पे दैट बिकम्स RNA सीक्वेंसिंग। तो B एंड C आर करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन 50। सो विनोग्रेड्स्की कॉलम WC is a model ecosystem used for studying aquatic sediment microorganism. Which one of the following materials is suitable for making cylindrical container that will serve the purpose of preparing a WC? So इसके लिए हम ग्लास यूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग जो लेयर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। सो द आंसर शुड बी सी हियर। ठीक है, देखो यार ये पेपर हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, और सारा पोर्शन तो मेरा है नहीं, पर जो मेरा पोर्शन था वो देख के, बाकी जो क्वेश्चंस है वो देख के तो समझ आया कि ये पेपर क्वाइट सिंपल है, किया जा सकता है अगर प्रॉपर आप प्रिपरेशन करते हैं। सो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।